बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाइज अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 और आज हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। स्टूडेंट, हम इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, KW से जाहिर करते हैं। हम इस लेक्चर में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ साथ हम pH, POH उनको डिफाइन भी करेंगे और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ उनका रिलेशन उसको भी डिफाइन करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम KW से जाहिर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वाटर के बारे में ना 2-3 पॉइंट्स आप ज़हन में रखें। पहली बात कि वाटर जो है, वाटर इज वेरी वीक electrolyte. It shows very small value of electrical conductivity. ये बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है, लेकिन आप इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को आप मेजर कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। वाटर shows self ionization। अच्छा, सेल्फ आयोनाइजेशन हम किसे कहेंगे? सेल्फ आयोनाइजेशन हम कहेंगे वाटर की ही आयोनाइजेशन करता है। जैसे कि मेरे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, मैं इसको HOH से रिप्रेजेंट करता हूं, HOH। अब इसमें स्टूडेंट देखेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आयोनाइज होगा, इसकी आयोनाइजेशन होगी। कौन करेगा? ये। और इस आयोनाइजेशन के नतीजे में ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा और यूं ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बाकी जो हिस्सा बचा वो हमारे पास आ गया OH नेगेटिव। और अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स में हमारे पास ये दोनों आपस में, ये प्रोटॉन देगा, OH लेगा, तो OH वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोनियम आयन ये भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इज द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, आयोनाइजेशन हुई, किसने की? इस वाटर मॉलिक्यूल। तो जब वाटर की वाटर में आयोनाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई आसान जुबान में लिखूं केमिस्ट्री की लैंग्वेज पे, तो मैं इसको लिखता हूं H2O वाटर मॉलिक्यूल, और जब ये आयोनाइज होगा तो मेरे पास बनेगा H पॉजिटिव, आई मीन हाइड्रोजन आयन, और दूसरा मेरे पास बना OH नेगेटिव, जिसे हम हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। यहां तो आप फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट है, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो नजर आ रहा है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होकर एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन हकीकत नहीं है, एक्चुअली और चीज है। माय डियर स्टूडेंट, मैं इधर ना अगर वाटर के 7 करोड़ मॉलिक्यूल लूं ना, 7 करोड़, उनमें से एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, बाकी 6,99,9,099 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे पड़े रहते, सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वाटर जो है, दिस वन इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत वीक, बहुत कम आयोनाइज होता है, प्योर वाटर। और मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्योर वाटर, इंप्योरिटी नहीं बीच में होनी चाहिए, प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ना, ये सेंटेंस इनडायरेक्टली आपको कह रहा है वाटर में, प्योर वाटर में कंडक्शन कब होगी? जब उसमें आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत कम होगी।
यही मैं इधर कह रहा हूं, यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप इसका केसी मालूम करें। जब हम इसका केसी लिखेंगे ना, तो आप जानते हैं केसी में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर आप इसकी केसी वैल्यू मालूम करें तो इसकी केसी वैल्यू स्टूडेंट आती है 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16 मोल पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम साथ लेके चलेंगे। तो ये इसकी केसी वैल्यू आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी जिक्र किया कि 7 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, सिर्फ एक। 7 करोड़, 14 करोड़ में से 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज, 21 करोड़ में से 3 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ज्यादातर जो वाटर है वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, आयोनाइज नहीं होता। यहां पे एक सेंटेंस है, बहुत खूबसूरत सेंटेंस, आने वाले लेक्चर्स में वो हमें काम आएगा। और वो क्या है कि ये जो मैं जब भी स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूं, मैं बार बार आपसे पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को जाहिर करती है, और कंसंट्रेशन का हम यूनिट आमतौर पर यहां ले रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो है इसकी केसी वैल्यू हमें बता रही है कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वाटर की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रही। जब 7 करोड़ में से 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, जब 14 करोड़ में से 2 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, जब 21 करोड़ में से 3 मॉलिक्यूल। अब एक आदमी के पास 21 करोड़ रुपया है, 3 रुपए उसके जाया हो गए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो लुट गया, बर्बाद हो गया। 21 करोड़ में से 3 रुपए का जाया हो जाना कोई मानी नहीं रखे। हम कहेंगे उसकी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन वही है, 3 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही यहां पे हाल है। 21 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से 3 आयोनाइज होते हैं, 14 करोड़ में से 2 होते हैं, 7 करोड़ में से 1 होता है। तो अगर 7 करोड़ में से 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है तो बेटा जी कांस्टेंट को उठा के कांस्टेंट की तरफ ले जाए, केसी इज आल्सो कांस्टेंट। तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये होगा केसी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर that is equal to concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ion। ये हमारे पास है। अब एक और बहुत अहम बात, ये क्या चीज है? प्रोडक्ट ऑफ केसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये क्या चीज है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो केसी है और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, केसी और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों का प्रोडक्ट ले, इसको हम 2 चीजें कहेंगे। अगर आप इसको सिंबॉलिकली जाहिर करना चाहते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है KW, और KW ही आज हमारा टॉपिक है। KW को मैं क्या कहूंगा? KW को मैं कहूंगा कि KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को मैं कहूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दूसरी बात, मैं KW की ना वैल्यू मालूम करना चाहता हूं कि KW की वैल्यू क्या है। तो भाई अगर आप KW की वैल्यू लेना चाहते हो तो आप KC की वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसकी वैल्यू मालूम करें। माय डियर स्टूडेंट, ये जो KC है इसकी वैल्यू का हमें पता है। KC की वैल्यू हमने लिखी है 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16। अब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसकी वैल्यू क्या है, इसको मालूम करना चाहते हैं। बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के अंदर इसकी वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप समझ सकते हो तो देखो, यह लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर।
ये लिखा हुआ है, यानी मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन हम कहते हैं, लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। कंसंट्रेशन होती है ऊपर मोल, नीचे वॉल्यूम, डीएम क्यूब वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए जरा कंसेप्चुअली बात को समझना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कंटेनर है, एक बड़ा सा बीकर है। इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 डीएम क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज 1 डीएम क्यूब। इसको मैं मुकम्मल तौर पर पानी से भर देता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। अब आप एक और काम करें, आप इस सारे पानी का जो है आप इसका मैस मालूम करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ज़हन में ये रखना है कि ये जो 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम वाटर है, इसका जो मैस है ये 1000 ग्राम है। दो बातें आ गई। द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर दैट इज 1 डीएम क्यूब, मैस दैट इज 1000 ग्राम। मुझे मैस नहीं चाहिए, मुझे इसके मोल चाहिए। तो वेरी सिंपल, आप 1000 डिवाइडेड बाय 18, व्हाट इज 18? 18 इज द यस मोलर मैस ऑफ वाटर। तो मैस ओवर मोलर मैस यानी 1000 डिवाइडेड बाय 18। अगर आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 55.5 मोल। तीन चीजें हो गई। ये जो मैंने कंटेनर में, इस बीकर में ये जो पानी लिया था, द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इज 1 डीएम क्यूब, द मैस ऑफ दिस वाटर इज 1000 ग्राम, while the number of moles of this water is 55.5 moles. अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है मोल पर वॉल्यूम। कितने मोल? 55.5। कितने वॉल्यूम में? 1 डीएम क्यूब में। तो माय डियर स्टूडेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो देखा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या आ गई? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आ गई 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये वैल्यू भी आ गई 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा, यानी केडब्ल्यू की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1.01 क्रॉस 10⁻⁻14, लेकिन याद रखना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी चीज को, ये जो मैंने लिखा है, इसको मैं इसके आगे लिखूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है KW, ये बराबर किसके है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज इक्वल टू 1.01 क्रॉस 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आए, मैं KW के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, 3 बातें मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। पहली बात, मेरे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में 2 कॉलम है। एक तरफ हम टेम्परेचर को लेते हैं, एक तरफ KW लेते हैं, यानी मैं वेरियस टेम्परेचर पर KW की वैल्यूज को मालूम करना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो KW की वैल्यू आ गई 0.11 क्रॉस 10⁻⁻14। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो KW की वैल्यू आ गई 0.3010⁻⁻14। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उस पे KW की वैल्यू आ गई 1.01 क्रॉस 10⁻⁻14। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो KW की वैल्यू 3.0 क्रॉस 10⁻⁻14। और जब टेम्परेचर बढ़ता हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो KW की वैल्यू आ गई 7.5 क्रॉस 10⁻⁻14। आपको ना ये टेबल याद करना है। मैंने ना यहां पे 0 पे, 10 पे, 25 पे, 40 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, मैंने डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको KW की वैल्यू पढ़ाई। आपको ये टेबल याद होना चाहिए। इस टेबल से मैं 3 चीजें अखज करता हूं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट कि ये टेबल हमें बताता है कि KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है,
टेम्परेचर बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मैं रफली लिख सकता हूं, ये हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में क्यों नहीं है? देखें, टेम्परेचर बढ़ता है के डब्ल्यू की, ये टेबल देखें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, के डब्ल्यू की वैल्यू 0.11, 0.30, 1.01, आगे 3 आ गई, 7.5। टेम्परेचर बढ़ रहा है, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही। तो अगर टेम्परेचर बढ़े, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़े, तो फिर डायरेक्ट रिलेशन ही तो आता है, लेकिन नहीं। दूसरा पॉइंट ये, माय डियर स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, ये हमें क्या समझाता है? ये डायरेक्ट रिलेशन हमें समझाता है कि देखें, ये डायरेक्ट रिलेशन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर टेम्परेचर बढ़ने से के डब्ल्यू की वैल्यू रेगुलरली बढ़े, यानी जितने गुना टेम्परेचर बढ़े उतने गुना के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़े, उतने गुना, तो मेरे पास ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आए तो फिर हम कहेंगे कि के डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक हाइपोथेटिकल बात की, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें और आपके पास जो वैल्यूज हैं टेबल में, उसको यहां पे प्लॉट करें, तो प्लॉट करने पर स्टूडेंट आपके पास ये जो रेड लाइन है ये आती है। अब ये रेड लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है, बट दिस इंक्रीज इन के डब्ल्यू इज नॉट रेगुलर। ये रेगुलर नहीं है, इररेगुलरली बढ़ती है। तो मैं क्या कहूंगा कि के डब्ल्यू इंक्रीजेस इररेगुलरली विद टेम्परेचर। मैं दोबारा ये बात क्लियर कर रहा हूं कि मेरी इररेगुलरली से मुराद है कि जितने गुना टेम्परेचर बढ़ा उतने गुना के डब्ल्यू की वैल्यू नहीं बढ़ी। इसका सबूत क्या है? सबूत है आपके पास कि जब के डब्ल्यू की वैल्यू जीरो से, जब टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ, तो के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कितने गुना बढ़ी, यानी टेम्परेचर कितना बढ़ा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वन इज द राइज इन टेम्परेचर। और के डब्ल्यू की वैल्यू कितने गुना बढ़ी उसको आप देख लो, 7.5 क्रॉस 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.11 क्रॉस 10⁻⁵। ये ऊपर वाली वैल्यू 100 पे, ये वाली वैल्यू 0 पे। अगर आप देखना चाहते हैं कितने गुना बढ़ी तो आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया 75। क्या मतलब कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो के डब्ल्यू की वैल्यू 100 गुना नहीं बढ़ती, के डब्ल्यू की वैल्यू कितने गुना बढ़ती है? 75 टाइम्स। इसलिए मैं कहता हूं कि के डब्ल्यू बढ़ती जरूर है लेकिन इरेगुलरली बढ़ती। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज वो है हमारे पास के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू concentration of hydrogen ion, concentration of hydroxide ion, that is equal to 1.01 cross 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट मैं ना इसको ना भी लिखूं ना, मैं 1.01 10⁻⁻14 को सिंपल 10⁻⁻14 भी लिख दूं ना, तो इसका मतलब है मैंने यही लिखा है। इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जरा देखें, जब एक वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन। जब 10 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, 10 हाइड्रोजन आयन, 10 हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। चाहे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें, चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें, चाहे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को लें, प्योर वाटर, उसमें आपने कोई एसिड बेस ऐड नहीं किया अभी। तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। यानी मैंने कहा कि इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अब आप यहां पे हाइड्रोजन आयन को लिखेंगे तो ये आपके पास आ गया के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इसका स्क्वायर आ गया, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर आ गया। और ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया जी 10⁻⁻14 के।
अब मैं अगर इधर से स्क्वायर को खत्म करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर मैं इसको स्क्वायर को खत्म करूं अंडर रूट, तो इधर भी मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आ गया 10 पावर में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मेरे पास ये खत्म हो गया, ये रह गया 10 पावर -7। माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लूं, तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है प्योर वाटर में, तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 पावर -14 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी 10 पावर -7 मोल पर डीएमक्यू, एंड हियर इज आल्सो द मोल पर डीएमक्यू। ये बहुत बड़ा मैसेज है स्टूडेंट। वो जो मैं कह रहा था ना कि 7 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल ने, उसमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। ये मैं क्या बता रहा है, ये मैं कह रहा है, ये वाले जो वैल्यू, ये मैं कह रही है आपके पास ये वाटर था ना H2O, ये आयोनाइज हुआ, आपके पास बन गया हाइड्रोजन आयन, आपके पास बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो कैलकुलेशन हमने की है, ये कैलकुलेशन में बताती कि आपके पास वाटर था 55.5 मोल। वो जो आपने 1 DMQ वाटर लिया था, तो वो एक्चुअली इतने मोल था। इतने मोल वाटर लिया, उसमें से आपके पास हाइड्रोजन आयन कितने आए 10 पावर -7 मोल। हाइड्रोक्साइड आयन कितने आए 10 पावर -7 मोल। अब आप ना, जो मैं वैल्यू कहता, अब आप क्या करें, आप जानते हैं कि 1 मोल वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, आप इस 55.5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि इतने मोल वाटर वो कितने मॉलिक्यूल होता है। और अगर आप इसमें मॉलिक्यूल इसके यानी आयंस निकालना चाहते हो, आप 10 पावर -7 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 पावर -7 मोल हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद कितनी। अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की तादाद, हाइड्रोजन आयन की तादाद, आप इनको कंपेयर करो। कंपैरिजन में आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे, इस नतीजे पे पहुंचेंगे, इधर आपके पास आंसर आएगा 7 करोड़, इधर आपके पास आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से कितने आयोनाइज होते हैं, सिर्फ 1 आयोनाइज। माय डियर स्टूडेंट, इसी बात को हम आगे बढ़ाते। ये तो था प्योर वाटर। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज इन प्योर वाटर। अगर हम इस प्योर वाटर में एसिड को ऐड करें, अगर मैं इसमें, ये मेरे पास प्योर वाटर है स्टूडेंट, ये मेरे पास बीकर है, बीकर में दिस वन इज प्योर वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब आप पहला काम करें, आप इस प्योर वाटर में पहले एसिड ऐड करें, आप HCl ऐड करें। माय डियर स्टूडेंट, ये जो एसिड है ये वाटर में जाकर आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर सॉल्यूशन में क्या देता जाएगा, हाइड्रोजन आयन देता जाएगा। और हम क्या कहेंगे, जब एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगा, तो अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद बराबर नहीं रहेगी। इस केस में हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, जब आपने वाटर एसिड ऐड किया, एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अब बढ़ गई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। एक और चीज, दोबारा दिस वन इज अ प्योर वाटर। अब आप एसिड वाली बात को खत्म करें, दिस वन इज अगेन इज अ प्योर वाटर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप इसके अंदर बेस ऐड करें, बेस कोई भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। माय डियर स्टूडेंट, जब ये बेस वाटर में ऐड होगा, ये बेस वाटर में जाकर आयोनाइज होगा और सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देता जाएगा, और यू सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने बेस को वाटर में ऐड किया हुआ है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो दिस कंडीशन इज फॉर न्यूट्रल वाटर, दिस कंडीशन इज फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एंड दिस कंडीशन इज फॉर बेसिक सॉल्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके साथ ही है, दैट इज Sorensen's contribution. Sorensen contribution. स्टूडेंट ये हमारा इसी के साथ ही एक और टॉपिक। सोरेनसन, इसके बारे में ही वाज डैनिश बायोकेमिस्ट। सोरेनसन, ये बाज़ दफा एमसीक्यू आता है। और इन 1909 ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। एक टर्म हमारे पास आ गई पीएच। पोटेंशियल, वैसे इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ना भी लिखे, पोटेंशियल ऑफ, आप इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये ना असल में पीएच, ये टर्म सबसे पहले सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस करवाई। एक्चुअली किसी भी एसिड में, किसी भी बेसिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस करना, उसको कैलकुलेट करना ये मुश्किल होता है। अब एक चीज, मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन तो मैं वही लिखूंगा जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन मैं पहले आपको समझाना चाह रहा हूं। पीएच जो होती है ना, ये pH that's equal to minus log concentration of hydrogen ion, माइनस log concentration of hydrogen। ये है एक्चुअली, ये होता है कि pH that is log 1 over hydrogen ion concentration। आप इसको सिंपली लॉग को एक दफा साइड पे रखें तो pH that is inversely proportional to concentration of hydrogen ion। मैं तो आपको ना माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये याद करवाना चाह रहा हूं। ये चीज हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा हाइड्रोजन आयन, एसिडिक सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी पीएच क्या होगी? कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे। तो इसका मतलब है अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की तादाद ज्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन की पीएच कम होगी। इसका मतलब हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके सॉल्यूशन की पीएच कम होती है और जो वीक एसिड होते हैं उनके सॉल्यूशन की पीएच ज्यादा होती है। तो आप ना किसी सॉल्यूशन की पीएच को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये सॉल्यूशन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड का है, वीक बेस का है, किसका है। अब यही बात अगर आप इसको इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, इसको ऊपर ले जाओ, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 और -1 शुरू में आ जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, इसी को आपने लिखना है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। और फिर हम इसकी बेस पे एक ना पीएच स्केल भी बनाते हैं। मैंने जो बात कही आपसे कि आपने ये चीज अपने जेहन में रखनी है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसे इनवर्सली कहते हैं या रेसिप्रोकल कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इनवर्सली कह लो या रेसिप्रोकल कह लो, ये बात जेहन में रखनी है कि अगर पीएच ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पीएच का, अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन का कंपैरिजन करूं,
और अगर pH कम होगी तो हम कहेंगे वीक एसिड। आई एम सॉरी, अगर pH कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर pH बढ़ती जाएगी, ज्यादा होगी, तो दैट इज द वीक एसिड। और अगर pH 7 से भी बढ़ जाए, 7 से आगे निकल जाए, तो इसका मतलब वो होगा वो आप एसिड की बजाय आप बेस की तरफ चले जाते हैं। एक ध्यान में रखो ना कि pH जो है आमतौर पर pH की वैल्यू 0 से लेकर 7 और फिर 14 तक जाती है आमतौर पर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 0 की तरफ है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर 7 की तरफ है तो वो वीक एसिड है, और अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 है तो वो न्यूट्रल एसिड है, और अगर 7 से बढ़ रही है तो वो वीक बेस है, और अगर 14 के करीब पहुंच गई तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक तरतीब है जिसको आप ध्यान में रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। pH के साथ एक और हमारे पास टर्म आती है, दैट इज POH। POH बिल्कुल सेम डेफिनेशन, सेम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH। और आप इसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। जैसे मैंने pH के लिहाज से आपको समझाया, आपने POH के लिहाज से भी इस बात को समझना है। आगे बढ़े, मैंने ना एक रिलेशन अभी आपके सामने स्टूडेंट ये डिस्कस किया। मैंने कहा कि KW दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिलेशन मैंने डिराइव किया। अब एक बात को जरा सुनना, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, जरा गौर से सुननी बात को माय डियर स्टूडेंट। ये जो आपके पास KW की वैल्यू आ रही है ना, KW की, अगर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली है तो वो 0.11 क्रॉस 10⁻⁻14 है। अगर आपने ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली 1.01 क्रॉस 10⁻⁻14 एट 25। अब ना एक होता है साइंटिफिक नोटेशन और एक होता है कॉमन नोटेशन। दो चीजें अगर मैं लिखता हूं ना 10⁻⁻14, दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज वन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये दो टर्म है, साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल। दिस वन इज द साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। लेकिन इसकी बजाय अगर मैं 14 लिख दूं तो दिस वन इज द कॉमन नोटेशन। अब ना जब कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, डिफिकल्ट टू कंपेयर। लिहाजा साइंटिस्ट हमेशा अवॉइड करते हैं कि उनके कोई भी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में आए। अगर आ जाए तो फिर इसका इलाज क्या है? मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप इस साइंटिफिक नोटेशन को कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करें? आप ना इसका नेगेटिव लॉग ले लें। इसका मतलब है जब आप साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉमन नोटेशन। इसका मतलब है अगर KW में वैल्यू आ रही है साइंटिफिक नोटेशन में, तो भाई मैं KW का लॉग ले लेता हूं, माइनस नेगेटिव लॉग ले लेता हूं। मैं KW का नेगेटिव लॉग ले लेता हूं। जब KW का नेगेटिव लॉग लेंगे इट विल बी PKW। ये PKW कहलाता है। आज ये बात अपने ज़हन में बिठा लें स्टूडेंट, ये आगे काम आनी है। मैं सिर्फ दो बातों पे जोर दे रहा हूं। पहली बात, in scientific notation the value is difficult to understand, difficult to calculate, difficult to compare. If you want to convert the scientific notation into common notation, तो आप क्या करेंगे? आप scientific notation का negative log लेंगे। In KW the value is in scientific notation। अगर आप उसको common notation में ले जाना चाहते हैं तो आप KW का negative log। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जब भी आपने किसी वैल्यू के साथ माइनस लॉग लिखना है तो आपने इसके काउंटर में माइनस लॉग की जगह पे क्या लिख देना है? ये P।
ये KW तो KW वैसे आ गया ना, तो माइनस लॉग की जगह पे क्या आ गया, P। ये आगे भी मुझे कई जगहों पे आपको समझाना है, लेकिन यहीं पे समझो। अब मैंने क्या करना है, मैंने सारी वैल्यू का पहले तो लॉग लेना है, लॉग, टेकिंग लॉग, तो मेरे पास ये आ जाएगा लॉग KW लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हूं, उनका लॉग लेंगे तो उनके दरमियान एडिशन का साइन आ गया, लॉग हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू लॉग 10⁻⁻14, और ये हम बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब एक और काम करो, आप इस सारी वैल्यू का नेगेटिव ले लो, -1 से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा जी अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KW माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन माइनस लॉग 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वही जो बात अभी मैंने कही कि अगर किसी के साथ माइनस लॉग लें तो माइनस लॉग के आप जगह पे क्या लिखोगे, PKW। तो अब ये आपके पास जो फाइनल चीज आ गई, तो माइनस लॉग की जगह पे P आप छोटा लिखेंगे और नीचे करके सबस्क्रिप्ट में PKW, ये P इसकी जगह पे P आ गया और साथ H आ गया, प्लस इसकी जगह पे P माइनस लॉग की जगह पे P और H आ गया। तो बेटा जी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, -14 शुरू में आएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 14 log 10, और log 10 कितना होता है 1, ये किसके इक्वल आ गया 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमें ना कई मैसेजेस दे रही है, ये मैसेजेस हमें क्या दे रही है, ये हमें कह रही है कि PKW दैट इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमें बता रही है कि pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री से। ये दो चीजें। अब जरा ना मजीद इस बात को समझना, मैं ना दो चीजों के दरमियान रिलेशन आपको बताने जा रहा हूं, एक KW एक PKW, KW और PKW। बेटा जी KW इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKW, क्या मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से KW की वैल्यू बढ़ती है तो PKW की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर बढ़ा KW की वैल्यू बढ़ी, लेकिन इनवर्स रिलेशन क्या कहता है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW की वैल्यू 14 है, तो मुझे बताओ अगर टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW, प्योर वाटर की PKW वैल्यू 14 नहीं है, 14 से कम है। और इसी तरह अगर मैं 25 की बजाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो PKW की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ने का मतलब है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW की वैल्यू 14 नहीं होगी, 14 से ज्यादा होगी। यही बात आप इधर भी कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना pH और POH दोनों का सम 14 आता है, भाई ये 14 आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और भी बात याद रखनी, माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं जी जो pH स्केल है ना, ये 0 से 14 के दरमियान है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 14। लेकिन आज ये बात भी ज़हन में रख लें कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर से ज्यादा होगी, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा होगी, तो pH नेगेटिव में चली जाएगी, 0 से कम होकर नेगेटिव में चली जाएगी। ये बात है। और इसी तरह अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा होगी तो pH 14 से ऊपर जाएगी। ये बातें कुछ ना आपको ज़हन में बिठानी पड़ेगी। टेम्परेचर का pH के साथ क्या रिलेशन है, pH POH के साथ, PKW के साथ, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों का pH के साथ POH के साथ क्या रिलेशन है। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको पढ़ा, फिर हमने pH और POH के बारे में कुछ चीजें पढ़ी। ये जो टॉपिक है ना,
इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उन तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को मैंने इसके अंदर जो है ना आंसर कर दिया। आपने ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 उन दोनों को भी इसके साथ याद करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।